गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी को मेरी ओर से नमस्ते। राम राम। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में हम विक्टोरियन पीरियड को फर्दर कवर करने वाले हैं। एंड टुडेज़ वीडियो इज़ पार्ट 16th वीडियो ऑन द विक्टोरियन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं 10 क्वेश्चंस। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन जिसमें कि क्वेश्चंस विक्टोरियन पीरियड से आने वाले हैं, देन दिस वीडियो इज़ डेफिनेटली मेड फॉर यू। All of you just keep in mind that the more you sweat in peace, the less you bleed in war। यानी कि जितनी भी अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो एग्जामिनेशन देते टाइम आपको कम डर लगेगा एंड यू विल कम आउट विद अ हैप्पी एंड अ स्माइलिंग फेस। तो मतलब चॉइस बेसिकली आपको ही करनी है कि आपको पढ़ के रिविजन करके मतलब एक हैप्पी फेस से एग्जामिनेशन से आना है कि या फिर आपको मनाकानी करनी है अपने प्रिपरेशन में एंड देन यू विल क्राई लेटर। तो यही कर्मास होते हैं जो अगर आप अभी जो एक्शंस लोगे ना, उन्हीं के रिजल्ट्स होंगे जो आपको कुछ ही टाइम में देखने को मिल ही जाएंगे। एंड देन यू विल फील कि भाई मुझे तो दुनिया खुशी नहीं रहने देती। अरे दुनिया खुश नहीं रहने देती, आप खुद खुश नहीं रहना चाहते हो। ओके, तो ऑल ऑफ यू वर्क हार्ड, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग योर नोट्स एंड एवरीथिंग। एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट द वीडियो। आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर एक वर्क दिया गया है विच इज़ रिटन बाय ए हाउसमैन and the name of the work is A Staffordshire Lad। and now we have to tell कि ये जो वर्क दे रखा है ये क्या है। क्या ये पिकारेस्क्यू नोवेल है, सटारिकल ड्रामा है, या फिर पोएम्स है इसके अंदर, या फिर ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है। तो ये हमें आंसर में बताना है। तो सबसे पहले आपको याद हो जाना चाहिए कि अ स्टॉफरशायर लैड जो वर्क है ये किन्होंने लिखा है। इट इज़ रिटन बाय ए हाउसमैन। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ कलेक्शन ऑफ पोएम्स। ये है कलेक्शन ऑफ पोएम्स। इसके अंदर टोटल में 63 पोएम्स हैं बाय ए हाउसमैन। और जो पोएम्स है ना उनकी थीम्स किस पे बेस्ड है? पेट्रियाटिज्म पे थीम है, फिर लव पे भी कुछ पोएम्स हैं, देन फार्म्स पे कुछ पोएम्स लिखी गई हैं। सो ये सारी थीम्स देखने को मिलती है हमें। तो याद रखना कि जो ए हाउसमैन है ना उन्होंने एक वर्क लिखा है अ स्टॉफरशायर लैड, और उसके अंदर क्या है 63 हमें पोएम्स देखने को मिलती हैं। राइट, लेट अस लुक एट दी अदर ऑप्शंस। एल्फा ऑप्शन बोलता है पिकारेस्क्यू नोवेल। तो हमें पता होना चाहिए कि एक पिकारेस्क्यू नोवेल क्या होता है। क्या आपको पता है पिकारेस्क्यू नोवेल क्या होता है? पिकारेस्क्यू नोवेल में क्या होता है ना कि एक एडवेंचर की स्टोरी होती है, एडवेंचरस एक्टिविटी हो गई कुछ, और एक हीरो होगा। हीरो को हम बोल देंगे कि ये भाई ROGUE रॉग हीरो होता है। रॉग हीरो का मतलब होता है कि जो बहुत ही केयरलेस है, केयर फ्री एटीट्यूड है, जिसको कोई परवाह नहीं है किसी की भी, अपना मस्ती में एडवेंचरस करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। तो पिकारेस्क्यू नोवेल हो गई भाई बहुत एडवेंचरस नोवेल जिसमें कि एक रॉग हीरो हमें देखने को मिलते हैं। बीटा ऑप्शन क्या बोलता है? सटारिकल ड्रामा। ड्रामा मतलब हो गया कि जब आप ड्रामा प्रेजेंट करते हो ना, स्टेज पे जा करके आप ड्रामा करते हो। ड्रामा तो आपका पूरा जीवन भी हुआ रहता है, लेकिन इसके अंदर हमें ज़रूरी है कि सटायर होना। सटायर का मतलब होता है व्यंग्य करना। तो एक अगर ड्रामा में व्यंग्य आपको दिखता है ना तो देन इट इज़ कॉल्ड एज सटारिकल ड्रामा। डेल्टा ऑप्शन है ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल। अब एक ऐसी नोवेल है जो कि ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर है। ऑटो मतलब खुद, और बायोग्राफिकल मतलब कि खुद की इन्फॉर्मेशन दे देना, मतलब अपने बारे में बताना। तो जब आप खुद अपने बारे में बताओगे तो उसको बोल देंगे ऑटोबायोग्राफिकल। फिर से एक बार रिवाइज कर लो कि अ स्टॉफरशायर लैड जो है ना वो क्या है। इट इज़ कलेक्शन ऑफ पोएम्स विच इज़ रिटन बाय ए हाउसमैन, जिसके अंदर हमें देखने को मिलती हैं 63 पोएम्स, और जिनकी थीम्स में है पेट्रियाटिज्म पे पोएम्स हैं, लव पे पोएम्स हैं, ग्रीफ पे भी पोएम्स हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वेयर वुड वी फाइंड अकेला द वुल्फ, भगीरा द पैंथर एंड रिकी टिकी टावी हु इज़ द मोंगूज। अब ये सारे क्या हैं भाई? ये सारे कैरेक्टर्स हैं। अकेला द वुल्फ है, भगीरा द पैंथर है, और रिकी टिकी टावी दो मोंगूज है। भगीरा का तो नाम सुनते ही आपको आंसर आ ही गया होगा तुरंत से कि भाई क्या आंसर होने वाला है। हम ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहले द जंगल बुक है ना, ये तो किन्होंने लिखी है? इट इज़ बाय रूडयार्ड किपलिंग। और रूडयार्ड किपलिंग को नोबेल प्राइज़ मिला था 1907 में, और ये ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको हमेशा याद रखना है। द सेकेंड जंगल बुक जो है ये इसकी सीक्वेल ही है, तो ये भी रूडयार्ड किपलिंग ने ही लिखी है। एसॉप फेबल्स हैं, इसके अंदर क्या है? फेबल्स हैं। फेबल्स मतलब होता है जिसके अंदर आपको एनिमल्स देखने को मिल जाएंगे, और एनिमल्स के थ्रू क्या है कि एक स्टोरी प्रेजेंट करी जाएगी और उसमें आपको एक मोरल मैसेज भी मिल जाएगा। तो उन चीज़ों को हम बोलेंगे कि भाई फेबल्स हैं। आपने वो वाली कहानी भी सुनी होगी जिसमें एक टॉर्टोइज होता है और एक हमारा रैबिट होता है, दोनों रेस लगाते हैं, रैबिट हार जाता है, टॉर्टोइज जीत जाता है। तो हमें इसमें मोरल्स दिए जाते हैं ना। तो इन चीज़ ये वाला जो स्टोरी है ना भाई, ये यहीं से लिया गया है, फ्रॉम दी कंपाइलेशन ऑफ एसॉप फेबल्स।
एसॉप राइटर के बारे में हमें उतना कुछ पता नहीं है, बस हमें पता है कि भाई बहुत सारे फेबल्स हैं उसके अंदर, तो हमने बोल दिया कि एसॉप ने ये लिखी है, तो देयरफॉर दे आर टाइटल्ड एज एसॉप फेबल्स। जो डेल्टा ऑप्शन है जस्ट सो स्टोरीज, तो ये भी ना रुडयार्ड किपलिंग जी ने ही लिखा है, उन्हीं का ही वर्क है। अब जैसा कि हम जान गए कि भाई जो अकेला द वुल्फ है ना, बगीरा, पैंथर और ये सब कहाँ से आ रहे हैं कैरेक्टर्स, द जंगल बुक से आ रहे हैं। लेकिन जो द सेकंड जंगल बुक है वो उसका सीक्वल है, और उसके अंदर भी सेम कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, बस स्टोरी कुछ कुछ अलग है, लेकिन कैरेक्टर्स तो यार वही है ना उसके अंदर, तो आंसर तो बीटा भी हो सकता है। तो बस कंफ्यूज मत होना, अगर भाई पेपर में इस तरीके से ऑप्शन दे दे, पहले तो देना नहीं चाहिए उनको इतना कंफ्यूजिंग ऑप्शंस, अगर दे भी देता है तो देन गो विद द आंसर द जंगल बुक। अगर ए एंड बी दे रखा है तो फिर ए एंड बी टिक कर देना, क्योंकि दोनों ही ऑप्शंस ठीक हैं। तो याद रखना कि अकेला द वुल्फ, बगीरा, पैंथर और रिकी टिकी टावी हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, जंगल बुक में देखने को मिलती है, जो कि रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी थी, और रुडयार्ड किपलिंग को नोबेल प्राइज़ मिला था 1907 में। और जो रुडयार्ड किपलिंग है ना, उनका जो जन्म हुआ था वो मुंबई में ही हुआ था, ये अपने वाले मुंबई में ही, लेकिन वो इंग्लैंड के हैं, ठीक है, यहाँ के नहीं है, वो परदेसी हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच नोवेल कंसिस्ट ऑफ अ विजन ऑफ इंग्लैंड इन द ईयर 2090। 2090 हमें पता है अभी तक नहीं आया, अभी तो 2024 चल रहा है, तो 2090 अभी तक आया नहीं है, लेकिन कौन से महाशय हैं जिन्होंने एक ऐसा वर्क लिखा है जिसमें वो इंग्लैंड की कौन सी पिक्चर दिखाते हैं, 2090 के इंग्लैंड को। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो ना 2090 के इंग्लैंड को जानने में, तो ये वाला वर्क पढ़ लेना, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहे हैं कि भाई बताना है हमने कौन सा नोवेल है विच कंसिस्ट ऑफ अ विजन ऑफ इंग्लैंड इन द ईयर 2090 प्रेजेंटेड एज अ ड्रीम ऑफ विलियम गेस्ट, एक कैरेक्टर सॉर्ट ऑफ थिंग है। तो हमें बताना है कि कौन से वर्क में हमें इतना ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक विजन देखने को मिलता है। इस क्वेश्चन को सबसे बेस्ट होता है ना तरीका, आप एलिमिनेशन ट्रिक्स यूज़ करो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन या मतलब हर वर्क ही हमेशा याद आ जाए, थोड़ा बहुत स्टोरी याद रह जाती है, बट इट इज़ लाइक इम्प्रैक्टिकल टू नो एवरीथिंग ऑल द टाइम। तो हम ऐसे क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे एलिमिनेशन ट्रिक। तो सबसे पहला वर्क देखो, एरेवॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, और इसका जो सबटाइटल है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ ओवर द रेंज, एंड इट इज़ रिटन बाय सैम्यूल बटलर, सैम्यूल BUTLER, सैम्यूल बटलर ने लिखा है। अगला जो बीटा ऑप्शन है ना, ये है न्यूज़ फ्रॉम नोवेयर, ये वाला जो वर्क है इट इज़ रिटन बाय विलियम मॉरिस जी ने लिखा है। एंड चार्ली ऑप्शन इज अ क्लॉकवर्क ऑरेंज, ये वाला जो वर्क है इट इज़ रिटन बाय एंथनी बर्जेस, BURGES, स्पेलिंग ठीक कर लेना आप, बर्जेस। इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, चारों के चारों इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, और चारों के चारों के राइटर भी आपको पता होना चाहिए। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज तो सुना ही होगा आपने, मे बी मूवी भी देख रखी होगी इवन। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज इज अ वर्क विच इज़ रिटन बाय विलियम गोल्डिंग। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में क्या होता है ना कि कुछ बच्चे होते हैं, उनका फ्लाइट क्रैश हो जाती है, पहुंच जाते हैं वो एक आइलैंड पे, वहाँ पे वो अपना असली वाली हरकतें दिखा देते हैं एकदम। तो ये लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज है, विलियम गोल्डिंग ने लिखा है। एंड अ क्लॉकवर्क ऑरेंज किन्होंने लिखा, एंथनी बर्जेस ने लिखा। न्यूज़ फ्रॉम नोवेयर इज रिटन बाय विलियम मॉरिस, और एरिवॉन किन्होंने लिखा है, ओवर द रेंज बाय सैम्यूल बटलर। जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ना, देखो ये कोई वर्क ऐसा कुछ वर्ड नहीं होता है, तो इन्होंने ना NO नो एंड WHERE नोवेयर को ऐसा करके इन्होंने लिख दिया, और ये भी एक यूटोपियन वर्क है। तो अगर जैसे यूटोपियन क्या होता है कि भाई आपको फ्यूचरिस्टिक विजन्स देखने को मिलते हैं। इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है दैट इज़ न्यूज़ फ्रॉम नोवेयर। सो न्यूज़ फ्रॉम नोवेयर इज़ द करेक्ट आंसर, विच इज़ रिटन बाय विलियम मॉरिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें याद रखना है कि इसके अंदर हमें 2090 फ्यूचरिस्टिक विजन देखने को मिलता है इंग्लैंड का। Coming on to the next question, Uncle Tom's Cabin is a novel which is written by whom? तो अंकल टॉम्स कैबिन हमें बताना है कि ये वर्क किन्होंने लिखा है। इसका हमारा जो सही आंसर है दैट इज़ हैरियट बीचर स्टोव। देखो जो मार्क ट्वेन है वो अमेरिका से हैं, चार्ल्स डिकेंस के हमने नोवेल्स देखे थे विक्टोरियन एज में। हैरियट बीचर स्टोव हैं, ये भी अमेरिकन है, और जॉल हैरिस हैं, ये भी अमेरिकन है। इनका भी एक इम्पॉर्टेंट वर्क है, वो अगले क्वेश्चन में हम देख ही लेंगे। इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो आप याद रखना कि हैरियट बीचर स्टोव जो है ना, जो अमेरिकन राइटर हैं, उन्होंने एक नोवेल लिखा है जो कि क्या है, अंकल टॉम्स कैबिन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। अब देखो अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं ना कि आप सबटाइटल बता दो अंकल टॉम्स कैबिन का। अभी हमने ऊपर वाला वर्क देखा, लिखा कि इन्होंने था, इट वॉज रिटन बाय हैरियट बीचर स्टोव। Repeat it after me, that Uncle Tom's Cabin is a work which is written by Harriet Beecher Stowe,
अब इसका ना सबटाइटल पूछा है, सबटाइटल क्या है इसका, लाइफ अमंग द लोली। लाइफ अमंग द लोली इज द सबटाइटल ऑफ द वर्क अंकल टॉम्स कैबिन का। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 20,000 लीग्स अंडर द सी। ये वर्क का नाम हो गया 20,000 लीग्स अंडर द सी, एंड वी हैव टू टेल कि ये किन्होंने लिखा है। क्या ये आर्थर कॉनन डॉयले ने लिखा है? आर्थर कॉनन डॉयले का आपको पता होना चाहिए भाई, ये हैं हमारे शेरलॉक होम्स के सीरीज़ वाले इंसान हैं। शेरलॉक होम्स कैरेक्टर तो आपको याद रह जाता है ना, पर ये तो याद रखना पड़ेगा ना नाम। आर्थर कॉनन डॉयले ने लिखा है शेरलॉक होम्स, ये हमारा आंसर नहीं हो जाएगा इसका। विल्की कॉलिंस हैं, विल्की कॉलिंस के वर्क्स हमने देखे थे, R.L. स्टीवेंसन एंड जूल्स वर्ने। इस क्वेश्चन का भाई जो करेक्ट आंसर है ना वो है डेल्टा ऑप्शन। जूल्स वर्ने इज द पर्सन हु हैज़ रिटन द वर्क 20,000 लीग्स अंडर द सी। ये है ना जो जूल्स वर्ने हैं, ये फ्रेंच कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये फ्रेंच हैं। और जो ये वर्क है ना इनका 20,000 लीग्स अंडर द सी, ये क्या है, एक साइंस फिक्शन एडवेंचर है इसके अंदर पूरा, जिसके अंदर हमें देखने को मिलती है कैप्टन नीमो की स्टोरी। कैप्टन नीमो, NEMO, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैप्टन नीमो के बारे में आपको पता भी होगा मे बी। सो 20,000 लीग्स अंडर द सी इज़ अ वर्क विच इज़ रिटन बाय जूल्स वर्ने, जो कि फ्रेंच राइटर हो गए। और कैप्टन नीमो का आपको पता होना चाहिए कि कैप्टन नीमो कैरेक्टर कौन से वर्क से लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगले क्वेश्चन में अंकल्स टॉम कैबिन, अभी हमने वर्क देखा था, हमने 2 क्वेश्चन ऑलरेडी कवर करे थे उस पर। अब वो हमें बताना है कि ना इट इज़ अ स्टोरी ऑफ होम, किन की स्टोरी है, क्या वो स्लेव्स की स्टोरी है? स्लेव्स कौन होते हैं, जो जिनको हम कैदी बना के रख लेते हैं ना, स्लेव्स, जैसे अफ्रीकन स्लेव्स रख लेते थे पहले ब्रिटिशर्स। तो पीजेंट्स कौन हो गए, जो खेती किसानी में हमें देखने को मिलते हैं, तो आप उधार के लोग मांग लाते हो और उनसे अपना काम करवाते हो, किसानी करवाते हो, पीजेंट्स हो गए। प्रिजनर्स भाई जिनको जेल में डाल दिया गया है। और माइनर्स होते हैं जो कि माइनिंग का काम करते हैं, यानी कि जैसे कोल माइनिंग हो गया और कुछ गोल्ड माइनिंग हो गया, ब्ला 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 माइनिंग, तो दैट इज़ कॉल्ड एज माइनिंग। अब बताओ कि अंकल टॉम कैबिन वर्क है वो किन्होंने लिखा था? इट वॉज रिटन बाय, और इसका जो सबटाइटल वो क्या था, लाइफ अमंग द लोली। लाइफ अमंग द LOWLY, लोली था ना। अब याद रखो कि इट इज़ अ स्टोरी ऑफ द स्लेव्स, स्लेव्स के ऊपर बेस्ड है पूरी की पूरी स्टोरी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वेयर वुड वी फाइंड द ब्रदर रैबिट, ब्रदर फॉक्स एंड ब्रदर बियर। अब ये ब्रदर है, ये ब्रदर रैबिट, ब्रदर फॉक्स एंड ब्रदर बियर, पहले ही ऐसे लिखते थे उसी लैंग्वेज में। अब बताओ भाई ये सारे कैरेक्टर्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? द जंगल बुक इन्होंने लिखी थी, रूडयार्ड किपलिंग ने लिखी थी, और इनके वाले कैरेक्टर्स हमने देखे थे ना, वो पैंथर बगीरा हो गया, और कौन सा था, रिकी टिकी टावी द मॉन्गूस था। एलिस इन वंडरलैंड की स्टोरी हमने पहले देखी चुकी है, और मूवी देख लो, नहीं तो आप ल्यूइस कैरोल ने लिखा ये वर्क, ल्यूइस कैरोल ने, एलिस इन वंडरलैंड। देन अंकल रीमस इसका हमारा करेक्ट आंसर है। अंकल रीमस किन्होंने लिखा है? डू यू नो द नेम हु हैज़ रिटन द वर्क अंकल रीमस? इट इज़ रिटन बाय जॉल हैरिस, JOELHARRIS। इन्होंने लिखा है एक वर्क अंकल रीमस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। एसॉप फेबल्स तो मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चंस में बताया था ना क्या होता है एसॉप फेबल्स। तो जो ये याद रखना कि भाई ये जो ब्रदर रैबिट है ना, और ब्रदर फॉक्स एंड ब्रदर बियर, ये सारे कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे अंकल रीमस वर्क में, अंकल रीमस। एंड दिस इज़ अ वर्क विच इज़ रिटन बाय, किन्होंने लिखा है? जोल हैरिस ने लिखा है। अगला क्वेश्चन देखो इसी से रिलेटेड है। अंकल रीमस जो है इज़ अ फिक्शनल कैरेक्टर विच इज़ क्रिएटेड बाय। इसका आंसर अब मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैंने देखा ही नहीं, नीचे सेम टू सेम क्वेश्चन है। इसका क्या आंसर हो जाएगा भाई हमारा? जॉल हैरिस। सो बीटा इज द करेक्ट आंसर है। जॉल हैरिस जो है ये भी एक अमेरिकन ही राइटर है। हैरियट बीचर स्टॉप कौन है? अमेरिकन राइटर हो गए। रूडयार्ड किपलिंग का भी मैंने बताया था कि उनको नोबेल प्राइज़ कौन से ईयर में मिला था? नोबेल प्राइज़ उन्हें 1907 में मिला था, और इनका जन्म मुंबई में हुआ था। फिर बाद में ये अपना इंग्लैंड चले गए थे, और ये बहुत ही मतलब भाई इम्पीरियलिस्टिक राइटिंग्स है इनकी, ये चिढ़ते थे बिल्कुल, और ब्रिटिशर्स को बहुत बढ़ावा देते थे कि भाई वेल डन ब्रिटिशर्स, नो कब्जा कर लो इंडिया पे पूरी तरीके से। ल्यूइस कैरोल का भी हमने देखा था ना वर्क, एलिस इन वंडरलैंड लिखा है ल्यूइस कैरोल जी ने। तो याद रखना कि भाई जो अंकल रीमस जो वर्क है ना, ये किन्होंने लिखा है? जॉयल हैरिस ने लिखा है। जॉयल हैरिस, बीटा इज दी करेक्ट आंसर। और ब्रदर रैबिट और ब्रदर फॉक्स, ब्रदर बियर यहाँ से लिए गए हैं कैरेक्टर्स। आज की वीडियो के आखिरी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहे हैं, द नेम ऑफ द मैगजीन विच कंसर्नड द कॉज ऑफ द प्री रेफलाइट। प्री रेफलाइट एक मूवमेंट थी। जब हम मूवमेंट वाले क्वेश्चंस करेंगे ना लिटरेरी मूवमेंट्स पे, देन आई विल एक्सप्लेन यू।
अच्छे से। पर थोड़ा सा मतलब प्री रैफल क्या है, रैफल ना एक पेंटर का नाम था, तो प्री रैफलाइट्स मतलब कि जो रैफल जो पेंटिंग कर रहे हैं उनसे पहले वाली जैसे पेंटिंग थी ना, उस चीज़ को कॉपी करना, उस डिज़ाइन को कॉपी करना, मतलब जो उस चीज़ों में पोर्ट्रे हो रहा है तो उस चीज़ को कॉपी करने को वो प्री रैफलाइट बोल देते हैं। इनकी एक खुद की मैगज़ीन थी, इन्होंने खुद ही एक मैगज़ीन निकाली थी और हमसे पूछ रहे हैं कि मैगज़ीन का नाम बता दो। इसका ना हमारा करेक्ट आंसर द जर्म है। बहुत ईजी आंसर है, प्री रैफलाइट द जर्म। तो मतलब टिप्स पे ही होना चाहिए आपके, आप मतलब भाई नींद में भी कोई आपको उठा के बोल देना फटाफट कि प्री रैफलाइट्स की कौन सी मैगज़ीन थी, तो यू मस्ट टेल द नेम कि द जर्म है मैगज़ीन का नाम। और चार्ली ऑप्शन देखो, गॉबलिन मार्केट क्या है, ये तो एक पोएम थी जो कि उन्होंने लिखी थी। गॉबलिन मार्केट वॉज अ पोएम विच इज़ रिटन बाय क्रिस्टीना रोसेट्टी। और जो इनके जो भैया थे दैट इज़ डीजी रोसेट्टी। डीजी रोसेट्टी है ना, ये ही है इन प्री रैफलाइट मूवमेंट से एसोसिएटेड हैं और वन ऑफ द फाउंडर बोल सकते हो आप इनको, डीजी रोसेट्टी को, दैट ही इज़ वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द प्री रैफलाइट्स। और इनकी मैगजीन का क्या नाम हो गया, द जर्म। डेल्टा ऑप्शन भी देख लो, द हाउस ऑफ लाइफ है ना, जो ये क्या है ना, ये एक सोनेट है और दिस सोनेट इज़ रिटन बाय डीजी रोसेट्टी। अब ऑप्शन ही क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो ऑप्शंस इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। तो गॉबलिन मार्केट किन्होंने लिखी है, क्रिस्टीना रोसेट्टी ने लिखी है। और जो हाउस ऑफ द लाइफ है ना, ये एक सोनेट है, किन्होंने लिखी है, ये डीजी रोसेट्टी ने लिखी है, इनके भैया जी ने लिखी है। तो लेट अस रिवाइज वंस अगेन कि प्री रैफलाइट मूवमेंट है जो, उसका जो मैगजीन है कौन सा है वो, दैट इज़ द जर्म। I hope all these 10 questions are clear to you all and sorry for the delay in this video. थोड़ा टाइम लग गया भाई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो इस चीज़ के लिए। And all of you keep doing exercise. काफ़ी दिन हो गया मैंने पूछा भी नहीं that how you all are doing. So keep doing exercise, stay fit and keep on revising the questions. Keep practicing, work hard, stay happy. I will see you in the next video. Goodbye to all.